बच्चों, कल हम लोगों ने स्फिंगोलिपिड्स को स्टडी किया था और इसको पढ़ने के बाद अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हुआ स्फिंगोलिपिड्स या लिपोप्रोटीन्स में से, तो ये आप लोगों ने मुझसे पूछना है कि स्फिंगोलिपिड्स को आप लोगों ने किन किन पैरामीटर्स की बेस पे आपने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स या खाली स्फिंगोलिपिड्स से डिफरेंशिएट किया था। इनको माइंड में रखना है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अल्कोहल का डिफरेंस होता है। लाइक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो आपके पास अल्कोहल है वो ग्लिसरोल है, जिसमें वी हैव 3 कार्बन एटम्स एंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अ सेपरेट हाइड्रोक्साइल ग्रुप। दैट्स व्हाई उसको हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। लेकिन स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर या स्फिंगोलिपिड्स के अंदर हमारे पास जो अल्कोहल है, दिस इज एन अमाइनो अल्कोहल, जिसमें आपके पास 18 कार्बन एटम्स हैं एंड देयर आर 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, वन इज अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 1 एंड द सेकंड अल्कोहल इज अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 3। मोरओवर कार्बन नंबर 2 पे एक अमाइनो ग्रुप है एंड कार्बन नंबर 4 एंड 5 के दरमियान देयर इज एन अनसैचुरेशन, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्फिंगोलिपिड्स हैं, इनमें जो लिपिड्स आपके पास फैटी एसिड कंटेंट है इन लिपिड्स का, वो नॉर्मली ग्लिसरॉल के केस में तो अल्कोहल के साथ या हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ एक जो सेकेंड डिफरेंस है वो ये है कि स्फिंगोलिपिड्स के अंदर जो हमारे पास फैटी एसिड्स आके यहाँ पे अटैच होंगे, दे विल फॉर्म द अमाइड बॉन्ड विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द स्फिंगोसिन। सो स्फिंगोसिन को अमाइनो अल्कोहल समटाइम इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्टिव ग्रुप है वो ग्रुप जो कि फैटी एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, दिस इज द अमाइनो ग्रुप, नॉट द अल्कोहल ग्रुप। सो इस यहाँ पे जो कि एक ही अमाइनो ग्रुप है, सो आपके पास इस केस में 3 की बजाय, ग्लिसरॉल के केस में हमने 3 पोजीशंस कही थी ना जहाँ पे आके फैटी एसिड अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओनली 1 पोजीशन इज अवेलेबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फैटी एसिड। सो फैटी एसिड अटैच होंगे अमाइनो ग्रुप के साथ and they will not make the ester bond, they will make amide bond here. इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्फिंगोसिन, sometimes the hydrogen atom of this hydroxyl group is replaced by certain other group. So आपके पास उस ग्रुप की अटैचमेंट की वजह से you can further classify the sphingolipids into the 2 different categories. For example, if this group is the phosphocholine, तो आप इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ द स्फिंगोलिपिड को कहोगे कि दिस इज स्फिंगोमाइलिन। सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस साइड ग्रुप, ये जो आपके पास पेरेंट स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास जो स्फिंगोसिन है, इट इज अटैच्ड टू द फैटी एसिड, इसको हम सीरामाइड कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि दिस इज द पेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल स्फिंगोलिपिड, बिकॉज जस्ट लाइक द फॉस्फेटिक एसिड जो कि हर तरह के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट था, ये जो सीरामाइड है ये भी हर किस्म के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट होगा। सो ओनली जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो इस हेड ग्रुप की जगह पे आएगा। सो इन द केस ऑफ स्फिंगोमाइलिन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम नॉर्मली प्रेजेंट होती है, ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाती है विद द फॉस्फोकोलिन, यानी ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एक्स को सब्स्टिट्यूट करके उसकी पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन आपका इधर अटैच होगा। तो ये स्फिंगोसिन का जो पेरेंट स्ट्रक्चर है, स्फिंगोलिपिड्स का जो पेरेंट स्ट्रक्चर है सीरामाइड, ये तो प्रेजेंट होगा इन स्फिंगोमाइलिन में, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो हेड ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन की बजाय फॉस्फोकोलिन अवेलेबल होंगे। सो दिस इज द टाइप ऑफ द स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ऐसे स्फिंगोलिपिड्स जिसमें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप भी अवेलेबल है। बट समटाइम्स ये जो सीरामाइड है इसका हेड ग्रुप रिप्लेस हो जाता है सम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, और अगर आपकी यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ होगी तो आप इन स्फिंगोलिपिड्स को स्पेसिफिकली ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की क्लास में इनको डिवाइड करोगे और फर्दर इनको सब क्लासीफाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, वो लीनियर कोई आपके पास जो है वो ओलिगोसेक्राइड है या फिर कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड है। सो इन 3 पैरामीटर्स की बेस पे you can further subclassify the glycosphingolipids into 3 different categories: cerebrocytes, globocytes and gangliosides. So इनमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो हेड ग्रुप है उसके अंदर आपने मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स या ब्रांच्ड ओलिगोसेक्राइड या कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड को आइडेंटिफाई करके इन्हें इन क्लासेस के अंदर जो है वो सब क्लासीफाई करना है। इसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनको स्पेसिफाई करने में भी इन कार्बोहाइड्रेट्स का या इन स्फिंगोलिपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एक ऑर्गेनिज्म का जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट
इन ओलिगोसेक्राइड्स का, इन स्फिंजोलिपिड्स का जो मिक्सचर है ये आइडेंटिफाई करेगा कि उसमें कौन सी एंटीजन ने आगे बाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ऐसी स्फिंजोलिपिड्स प्रेजेंट है जिसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, लाइक ग्लूकोज, गिलेक्टोज एंड देन एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, galactose attached with the fucose, and at the end there is N-acetyl galactosamine. So this combination is specific to recognize the antigen A. यानी आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट स्फिंजोलिपिड्स आर द टारगेट साइट फॉर द एंटीजन। अगर तो वो टारगेट साइट जो है वो एंटीजन ए को स्पेसिफाई कर रही है तो एंटीजन ए विल बी बाउंड टू द रेड ब्लड सेल्स और उस पर्सन का ग्रुप अकॉर्डिंगली ए ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह से समटाइम्स जो स्फिंजोलिपिड्स हैं, इन स्फिंजोलिपिड्स में इन कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन एंटीजन ए की बजाय एंटीजन बी को स्पेसिफाई कर रहा होता है। सो इस केस में उस पर्सन के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट होगी, एंड इफ बोथ टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी अवेलेबल, सो दोनों तरह की एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। समटाइम्स बिकॉज ऑफ द ट्रिमिंग ऑफ दिस टर्मिनल मोनोसेक्राइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बाकी पूरे का पूरा जो टेट्रासेक्राइड है अटैच विद द फ्रुक्टोज, ये ब्रिज अवेलेबल है, लेकिन टर्मिनल पोजीशन के ऊपर किसी किस्म का भी मोनोसेक्राइड अवेलेबल नहीं है जैसे यहाँ पे था। So इस केस में this antigen cannot, this combination of the carbohydrate or the sphingolipid cannot specify any antigen. So इस केस में उस पर्सन की रेड ब्लड सेल के ऊपर किसी किस्म की भी एंटीजन जो है वो बाइंड नहीं करेगी। सो ओलिगोसेक्राइड का जो कॉम्बिनेशन है इन दी स्फिंजोलिपिड्स, ये स्फिंजोलिपिड्स स्पेसिफाई करते हैं ब्लड ग्रुप्स को। सो इनकी ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है कि ये इनका मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होना क्यों जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स ये ब्लड ग्रुप रिकॉग्निशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आफ्टर द स्फिंजोलिपिड्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टीरोल्स, और स्टीरोल्स में हमने कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस किया था। दैट कोलेस्ट्रॉल इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। लो टेम्परेचर में उसे ज्यादा टफ किस्म का स्ट्रक्चर रिक्वायर नहीं करने देता, बिकॉज ये अपने आप को इन फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान जो है वो इंसर्ट कर देता है और इनके दरमियान एक गैप क्रिएट कर देता है ताकि इनकी जो पैकिंग है वो इतनी टाइट पैकिंग ना हो। And at the high temperature, again by inserting itself between the phospholipids, ये इनकी जो high movement है, kinetic energy है, उसको हिंडर करता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा इजीली मूव करेंगे। बट इफ द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल विल बी अवेलेबल बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स, तो जो मूवमेंट है वो कुछ हद तक हिंडर हो जाएगी। सो कोलेस्ट्रॉल दोनों तरह के एनवायरनमेंट के अंदर, हॉट एनवायरनमेंट और इसी तरह से जो आपका जो है वो विंटर कंडीशंस, इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जो नॉर्मल फ्लूइड स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Apart from this, we have discussed that cholesterol is also the precursor of the bile acids. जैसे कि ये आपके पास एक bile acid का स्ट्रक्चर है, and you can compare this structure with the cholesterol. और आप इस चीज पे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि आपके पास ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलते जुलते हैं। इट मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो द प्रिकर्सर और द पेरेंट मॉलिक्यूल जो कि अल्टीमेटली बाइल एसिड्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है। एंड दीज बाइल एसिड्स आर एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, बिकॉज अगर ये बाइल एसिड्स या बाइल सॉल्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो जो लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं लाइपेजेस, दे आर नॉट गोइंग टू बाइंड विद द लिपिड्स और उनको जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकेंगे। Similarly, cholesterol is also the precursor of different types of the hormones, जिन्हें steroid hormones भी कहा जाता है। आज जो हम vitamins पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि sometimes cholesterol जो है ये कुछ vitamins को भी प्रोड्यूस कराने में एज अ प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करता है। सो स्टीरॉयड हार्मोन्स, इनका क्या रोल है? आपके पास डिफरेंट स्टीरॉयड हार्मोन्स अवेलेबल है, मेल एंड फीमेल स्टीरॉयड हार्मोन्स। इनके फंक्शंस देख लीजिएगा कि इनका जो है वो नॉर्मल क्या रोल है बॉडी के अंदर। इसी तरह से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी जो है वो किस तरह से बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टीरोल्स के बाद हमने लिपोप्रोटीन्स को डिस्कस किया था कि लिपोप्रोटीन्स आर बेसिकली लिपिड्स एंड प्रोटीन एग्रीगेट्स। नॉर्मली जो लिपिड्स हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा में या ब्लड में सर्कुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक और प्लाज्मा में 90% वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है। बट इन द डिफरेंट ऑर्गन्स, इन डिफरेंट बायोकेमिकल लोकेशंस आपकी जो है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एपोलिपोप्रोटीन्स अवेलेबल हैं। These are the proteins which are amphipathic proteins, यानी इनमें पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के एंड्स अवेलेबल हैं, and these proteins can bind with the lipid molecule by using their non-polar amino acid
और उनको बाइंड करने के बाद उन्हें पैक करने के बाद ये प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर फ्रीली सर्कुलेट कर सकती हैं और उन लिपिड्स को उनकी टारगेट साइट तक जो है वो पहुंचा देती हैं अल्टीमेटली। तो कौन सा लिपिड जो है वो कौन सी एपोलिपोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगा अल्टीमेटली, इस कॉम्बिनेशन के बाद वी विल कम टू अ पॉइंट कि आपके पास कौन से लिपोप्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये 4 टाइप्स ऑफ द लिपोप्रोटीन्स किन किन लिपिड्स को और किन किन एपोलिपोप्रोटीन्स को बाइंड करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलडीएल के अंदर जो मेजर लिपिड्स हैं, दीज आर नॉट ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स, दीज आर नॉट फ्री फैटी एसिड्स, दीज आर नॉट फॉस्फोलिपिड्स, बल्कि इनके अंदर जो मेजर लिपिड्स हैं दीज आर दी कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलडीएल किन लिपिड्स को कैरी करता है, तो यू मस्ट नो कि दीज आर दी कैरियर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल along with the combination of apolipoprotein B100। सिमिलरली VLDL किन प्रोटीन्स किन लिपिड्स को कैरी करता है, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एंडोजीनियस ट्राइसैलिग्लिसराइड्स को कैरी करता है, but along with the B100, C2 and apolipoprotein E। So the combination of lipids and combination of apolipoprotein, they will produce the lipoprotein complexes which are soluble in plasma, and these lipoprotein complexes ये आपको प्लाज्मा या ब्लड के अंदर जो है ये मिलेंगे, आप इनको वहाँ पे आइडेंटिफाई या ऑब्जर्व कर सकते हैं बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। आपके पास इनके कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हैं, जो कि इन लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा में पास कराने में हेल्प करते हैं। तो इनिशियली आपके पास ये जो लिपिड्स थे ये हाइड्रोफोबिक थे, प्लाज्मा में से पास नहीं कर सकते थे, बट आफ्टर द कॉम्बिनेशन विद दीज एपोलिपोप्रोटीन्स these molecules are able to travel through the plasma। आवाज बहुत कट रही है। आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, सबको ऐसी आवाज आ रही है? आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट विटामिन्स, बिकॉज वी ऑल नो कि देयर आर सम विटामिन्स व्हिच आर derived फ्रॉम द फैटी एसिड्स और द लिपिड मॉलिक्यूल्स। सो ऐसे विटामिन्स जो कि लिपिड्स में सोलुबलाइज होते हैं इन्हें हम फैट सोलुबल विटामिन्स भी कहते हैं। सो जनरली हम विटामिन्स को टू डिफरेंट या टू मेजर क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोलुबिलिटी, कि कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो कि वाटर मीडियम के अंदर या एक्वस मीडियम के अंदर सोलुबलाइज हैं, एंड द विटामिन्स जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या लिपिड्स के अंदर सोलुबलाइज होते हैं उन्हें फैट सोलुबल विटामिन कहा जाता है। एक चीज माइंड में रखिएगा कि जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं आपके पास इनकी इतनी ज्यादा जो है वो बॉडी को इनटेक इनका रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि लिपिड आपके पास जो वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं इनका डेली इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? बिकॉज जो आपके वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं, ये वाटर सोलुबल विटामिन जहाँ पे आपने एक दिन में अगर इनको इनटेक किया है तो बॉडी में जहाँ जहाँ इन विटामिन्स की जरूरत है ये वहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे, और जो एडिशनल विटामिन्स होंगे वो थ्रू यूरिन बॉडी से पास आउट हो जाएंगे, यानी ये कहीं पे भी स्टोर नहीं हो सकते। इसलिए आपको जो है वो वाटर सोलुबल विटामिन का जो है वो डेली इनटेक करना होता है थ्रू योर डाइट। जबकि जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं बिकॉज दे आर सोलुबल इन लिपिड्स, तो ये कुछ हद तक बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं, ये एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर हो सकते हैं, तो इनका इतना ज्यादा इनटेक जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो मोस्टली वाटर सोलुबल विटामिन्स की कैटेगरी में आपके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आ सकते हैं या विटामिन सी आ सकते हैं, और ये वो विटामिन्स हैं जो कि मोस्टली इंजाइम्स के को इंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं। दीज आर दी सोर्सेज ऑफ को इंजाइम। तो अगर आप वाटर सोलुबल विटामिन्स का डेली इनटेक नहीं करते, आपकी डाइट में ये विटामिन्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से वो बायोकेमिकल पाथवेज जिनके को इंजाइम्स इन्होंने प्रोवाइड करने थे वो भी ब्लॉक हो सकते हैं। सो दिस इज द रीजन के वाटर सोलुबल विटामिन का जो है वो रेगुलर इनटेक या डेली इनटेक हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है। फैट सोलुबल विटामिन स्टोर हो सकते हैं लेकिन वाटर सोलुबल विटामिन स्टोर नहीं हो सकते। ये जो है वो जितनी इनकी जरूरत है उतना यूज होंगे और बाकी रिलीज हो जाएंगे। डेट्स है आपको रेगुलरली इनको इनटेक करना जरूरी होता है। सो विटामिन जो है बॉडी के अंदर इनके मल्टीपल रोल्स हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों से कहा है कि जो वाटर सोलुबल विटामिन हैं दे कैन एक्ट एज दी सोर्सेज ऑफ डिफरेंट कोएंजाइम्स। लाइक आप जब बायोकेमिस्ट्री 2 में मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शंस को डिस्कस करोगे तो वहां पे आप डिफरेंट कोएंजाइम्स के बारे में भी पढ़ोगे, NAD के बारे में पढ़ोगे, FAD के बारे में पढ़ोगे। सो दीज आर दी कोएंजाइम्स जिनको बनाने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है बॉडी को। तो अगर आपके पास ये वाटर सोलुबल विटामिन नहीं है तो इन कोएंजाइम्स की भी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, और अगर कोएंजाइम्स अवेलेबल नहीं होंगे तो इट मींस कि वो केमिकल रिएक्शंस
जहाँ पे इन वाइटामिन इन जो है वो कोएंजाइम्स ने यूज होना था, वो केमिकल रिएक्शंस भी ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। सो एक तो मैंने आप लोगों को वाइटामिन का ये बता दिया कि दे कैन एक्ट एज दी प्रिकर्सर्स ऑफ द कोएंजाइम, एक तो आपके पास ये पॉइंट हो गया। बट देयर आर सम वाइटामिन विच कैन आल्सो एक्ट एज दी हार्मोन। जिस तरह हार्मोन्स जो हैं वो किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और फिर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन आगे सेल तक प्रोवाइड करते हैं। सो देयर आर सम विटामिन्स विच हैव हार्मोन लाइक फंक्शन, और ये जो है वो वहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सेल के अंदर प्रोवाइड करेंगे। देयर इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द विटामिन्स, सम विटामिन्स कैन एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट, यानी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, ये भी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करती हूँ कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो किस तरह से इनको डैमेज कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स अपने माइंड में रखिएगा कि सम आप विटामिन्स जो हैं दे कैन एक्ट एज द प्रिकर्सर्स ऑफ द कोएंजाइम्स, जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। सम विटामिन्स कैन एक्ट एज द हार्मोन्स, जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन सेल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। And there are some vitamins which have antioxidant activities. So first of all मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगी हूँ फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर ये दो एक्टिविटीज प्रेजेंट होती हैं, दे कैन आइदर एक्ट एज द हार्मोन्स और दे कैन एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट। जो कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स के प्रिकर्सर्स नॉर्मली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जिनमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आ जाते हैं। So normally there are 4 different types of the vitamins जिनको हम fat soluble vitamins की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के। इनमें से विटामिन ए एंड विटामिन डी दे कैन एक्ट लाइक द हार्मोन, इनकी जो एक्टिविटीज है वो हार्मोन की तरह की एक्टिविटीज होती है। ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और अल्टीमेटली अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेल तक प्रोवाइड करते हैं, जबकि विटामिन ई और विटामिन के जो है वो डिफरेंट फंक्शन है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द विटामिन डी, जिसको विटामिन डी थ्री या कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है, इसकी प्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। वी ऑल नो कि समटाइम्स ये कहा जाता है कि जो विटामिन डी है उसे सनलाइट के थ्रू भी प्रोड्यूस कराया जा सकता है। यस, सनलाइट जो है वो विटामिन डी की प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी स्किन के अंदर एक प्रिकर्सर अवेलेबल होता है जो कि विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एंड द नेम ऑफ दिस प्रिकर्सर इज 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल की तरह का ही है। इसमें भी 27 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। थर्ड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान अनसैचुरेशन है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि अनलाइक द कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे 7 और 8 कार्बन एटम के दरमियान भी डबल बॉन्ड अवेलेबल है। तो दैट्स व्हाई इसे सिंपल कोलेस्ट्रॉल नहीं कहा जाता, बल्कि इसे 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ऐसा कोलेस्ट्रॉल जिसमें 7th पोजीशन के ऊपर डीहाइड्रोजनेशन हुई हुई है, जहाँ पे 7th पोजीशन के ऊपर भी एक डबल बॉन्ड अवेलेबल है। So this is the precursor जो कि हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड व्हेन द सनलाइट विल फॉल ऑन द स्किन, सनलाइट के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं, these radiations will ultimately break this bond। यहाँ पे जो बॉन्ड हाईलाइट करके है, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सनलाइट में प्रेजेंट होती हैं, ये इस 7 डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। और इस कन्वर्जन में सबसे पहला स्टेप जो है वो कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान जो बॉन्ड है इसका ब्रेक होना है। और अल्टीमेटली जैसे यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, और 2 स्टेप्स के अंदर ये अपनी जो है वो फाइनल इस फॉर्म के अंदर आ जाता है, विच इज कोलिकैल्सिफेरॉल और विटामिन डी थ्री। दिस विटामिन डी थ्री इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। यानी इसमें अभी सिर्फ आपकी ये जो रिंग थी, यहाँ पे ये जो सेकंड रिंग थी, रिंग बी, ये रिंग ओपन हुई है और इस रिंग को ओपन करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज हुई है। सेकंड आपके पास इसको फाइनली विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 2 पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स का अटैच होना जरूरी है। वन पोजीशन इज द पोजीशन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, और जो दूसरी पोजीशन है उसमें है पोजीशन नंबर 25। यानी इनिशियली आपके पास 7 डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में सिर्फ कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अवेलेबल था, लेकिन फाइनल जो विटामिन डी है इसमें कार्बन नंबर 1 एंड 25 के ऊपर भी जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन का होना जरूरी है। तो ये दो ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि लिवर और किडनी में होते हैं। लाइक एक एंजाइम इनमें से 125 कोलिकैल्सिफेरॉल को हाइड्रोक्सिलेशन उसकी करने वाला है, इस पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने वाला एंजाइम
अवेलेबल है, एंड 25th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन करवाने वाला एंजाइम जो है इट इज अवेलेबल ऑन द सेकंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सो ये दोनों जो एंजाइम्स हैं जो कि 25th पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड करवाते हैं, इनकी हाइड्रोक्सिलेशन के बाद, इनकी हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड करवाने के बाद जो हमारा प्रिकर्सर विटामिन D3 था ये अल्टीमेटली कैल्सीट्रायोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है व्हिच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी। सो दिस इज द प्रोसेस जिसमें डिफरेंट फोटोकेमिकल इवेंट्स के थ्रू आपके पास ये जो प्रिकर्सर नॉर्मली स्किन में अवेलेबल था ये अल्टीमेटली विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। नाउ ये विटामिन डी किस तरह से वर्क करेगा, इस विटामिन डी का फंक्शन क्या है? वी ऑल नो कि ये विटामिन डी जो है ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और समटाइम्स जो है वो जीन्स के एक्सप्रेशंस को भी रेगुलेट करता है। लाइक बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक नेचर दिस विटामिन डी कैन एक्ट लाइक द स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स किस तरह से वर्क करते हैं ये मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था, मैं ब्रीफली आप लोगों के सामने एक जो है वो एक से दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ कि स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। नॉर्मली जो हार्मोन्स हैं इनकी दो तरह की नेचर होती हैं। देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच आर पेप्टाइड इन नेचर, व्हिच आर प्रोटीन्स इन नेचर, लाइक इंसुलिन या ग्लूकागोन। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और फिर रिसेप्टर इनकी इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल जो है वो लेके जाता है। यानी ये रिसेप्टर, ये आपके पास जो हार्मोन्स हैं ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़े हुए रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन के बाद अपनी इंफॉर्मेशन को सेल के पास लेके जाते हैं। But the second type of the hormone, steroid hormone, because they are hydrophobic in nature, they can cross the plasma membrane. और ये as it is जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में जाके इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ये बाइंड करते हैं और अल्टीमेटली जीन्स के एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करते हैं। यानी जो आपके पेप्टाइड हार्मोन है ये सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जबकि स्टीरॉयड हार्मोन न्यूक्लियस में प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। और जब भी कोई हार्मोन जो है वो न्यूक्लियस में जाके जो डीएनए है वहां पे मौजूद रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इट मींस कि इट इज गोइंग टू रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ये सर्टेन जीन्स के एक्सप्रेशन को या तो इनहांस कर देगा या फिर उन जीन्स के एक्सप्रेशन को जो है ये मिनिमाइज भी कर सकता है। सो जस्ट लाइक द स्टीरॉयड हार्मोन जो विटामिन डी है, विटामिन डी भी जो है ये स्टीरॉयड हार्मोन के तौर पे जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ये उन जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा जो कि अल्टीमेटली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन या कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सेकंड टाइप ऑफ द विटामिन जो कि हार्मोन्स की तरह एक्ट करता है, दिस इज द विटामिन ए। और जिस तरह से मैंने अभी विटामिन डी के बारे में बताया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस में जाके तो वहां पे डीएनए के साथ बाइंड करने का पोटेंशियल रखता है, सिमिलरली विटामिन ए हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी। ये भी जो है वो सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करता बल्कि सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हुए रेटिनोइक एसिड की जो जीन्स हैं उन जीन्स के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देता है। रेटिनोइक एसिड के बॉडी के अंदर टू डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक तो ये एपिथेलियल सेल्स की जो रीजनरेशन है उस रीजनरेशन को रेगुलेट करता है, यानी आपके पास जो जितने भी एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं उनको ये दोबारा से रीसिंथेसाइज करता है रेटिनोइक एसिड। और दूसरी तरफ ये जो आई सेल्स हैं वहां पे रेटिना की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So we can say कि vitamin D is required for the proper regeneration of the skin। और इसके अलावा आपके पास जो सेकंड इसका रोल है वो ये है कि आपकी जो विजन है उसको क्लियर करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस के चांसेस हो सकते हैं। तो विटामिन डी ने कैल्शियम को रेगुलेट किया और विटामिन ए ने आपकी जो नॉर्मल स्किन है उस स्किन को उसकी जो एक प्रॉपर फॉर्म है उसके अंदर रखने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर कोई स्किन किसी एरिया से भी डैमेज हो रही है, वहां पे रिंकल्स बन रहे हैं या किसी वजह से एपिथेलियल सेल्स जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो गए तो उनको रीजनरेट करवाने के लिए विटामिन ए का होना जरूरी है। बिकॉज विटामिन ए ने रेटिनोइक एसिड को प्रोड्यूस कराना है एंड दिस रेटिनोइक एसिड विल देन रीजनरेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड दे विल आल्सो play an important role in the proper production of the retina। तो ये दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि विटामिन ए से रिलेट किए जाते हैं। अगर विटामिन ए अवेलेबल नहीं होगा तो उसकी वजह से ये दो जो फंक्शंस हैं ये डिसरप्ट हो सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन इज विटामिन ई। और
विटामिन ई को समटाइम टोकोफिरोल भी कहा जाता है बिकॉज इनका जो ये डिस्टिंक्ट किस्म का स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोकोफिरोल से रिलेट किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर को दो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो नॉर्मली क्लासिफाई किया जाता है। द फर्स्ट पोर्शन इज एन एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग पोर्शन, ये वाला पोर्शन जिसमें जो एरोमेटिक रिंग है ये रिंग नॉर्मली सब्स्टिट्यूटेड रिंग है, यानी मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हुई है या तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप से या फिर मिथाइल ग्रुप से। और सेकंड जो आपके पास आपके ये जो एक लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन है, इस हाइड्रोकार्बन चेन में मल्टीपल आइसोप्रीन रेसिड्यूज अवेलेबल है। ये जो मैंने पोर्शन यहाँ पे हाईलाइट किया है इसमें देयर आर द 5 कार्बन एटम्स, लेकिन ये 5 कार्बन एटम पेंटेन की तरह एक लीनियर चेन में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक कार्बन एटम इन दी फॉर्म ऑफ ब्रांच पॉइंट अवेलेबल है। तो इस तरह का जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसको हम पेंटेन नहीं बल्कि इसको आइसोप्रीनॉइड रेसिड्यूज भी कहा जाता है, ये इनका कॉमन नेम है। सो विटामिन ई के स्ट्रक्चर में एक तरफ आपके पास एरोमेटिक रिंग है और दूसरी तरफ आपके पास मल्टीपल आइसोप्रीनॉइड रेसिड्यूज जो है वो अटैच हैं। दिस इज वन आइसोप्रीनॉइड रेसिड्यू, this is the second isoprenoid residue, and this is the third isoprenoid residue. So multiple isoprenoid residues, they are attached with the aromatic ring of the vitamin E. Now vitamin E हार्मोन्स की तरह एक्ट नहीं करता, बल्कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इट कैन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। लाइक जितनी भी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें विटामिन ई जो है ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट के तौर पर प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इट कैन एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट, यानी ये जितनी भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं या ऑक्सीजन के जितने भी रेडिकल्स होते हैं ये उनको डैमेज करने का पोटेंशियल रखता है। नाउ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या आरओएस होती क्या है? वी ऑल नो कि ऑक्सीजन नॉर्मली जो है वो अपनी O2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दिस इज द फॉर्म जिसमें ये इनर्ट होती है, यानी ये रिएक्ट नहीं कर सकती एज इजीली। लेकिन अगर ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस देयर आर सम रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन जो है वो अपनी हाईली रिएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। लाइक देयर आर सम रिएक्शंस जो कि H2O2 को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो फॉर्म है ये पेरोक्साइड फॉर्म है और इस फॉर्म में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। So there are some forms of the oxygen जिनमें ऑक्सीजन नॉर्मल जो इनर्ट मॉलिक्यूल है उसके मुकाबले में एक हाईली रिएक्टिव आइसोटोपिक फॉर्म में अवेलेबल होती है, जिसमें एक फॉर्म मैंने यहाँ पे पेरोक्साइड की फॉर्म जो है वो डिस्कस की है। देयर आर सम अदर फॉर्म लाइक अगर ऑक्सीजन जो है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में भी अवेलेबल है तब भी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये जो स्पीशीज हैं इनको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहा जाता है, जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव हैं। और ये बिकॉज ऑफ देयर हाई न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दे कैन डिसरप्ट द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। इसी तरह से ये प्रोटीन्स के अंदर अवेलेबल जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको डैमेज कर सकती हैं। तो इन अदर वर्ड्स के जो सेल की असेंबली को मेंटेन करने के लिए जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो सेल के जो नॉर्मल बैरियर्स हैं जो कि किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल को अंदर आने की परमिशन नहीं देते, बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद दोज बैरियर्स, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो देयर आर द चांसेस कि इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रेजेंस में जो सेल्स हैं वो ज्यादा डैमेज उनमें हो सकता है। तो जो आपके पास ये विटामिन है विटामिन ई, इसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। इनका ये जो पोर्शन है एरोमेटिक पोर्शन ये इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को इनकारपोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन के ऊपर ये अटैच हो सकते हैं। तो अगर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन विटामिन के साथ लिंक हो जाएंगी इट मींस दे आर नो मोर अवेलेबल for reaction with the plasma membrane or the other component of the cell. So that sign को sometimes antioxidants कहा जाता है because ये इन ऑक्सीडेंट्स या इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो कि बायोलॉजिकल स्पीशीज की ऑक्सीडेशन करवा सकती हैं ये उनके साथ बाइंड कर जाते हैं। So this is the function of vitamin E और इसमें ये वाला पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है कि एरोमेटिक रिंग का जो पोर्शन है इट हैज द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। जो बाकी आइसोप्रीनाइड पोर्शन है ये नॉर्मली जो है ये इनकी सॉल्युबिलिटी को फैट्स के अंदर इनको सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट विटामिन विटामिन के, इट कैन एक्ट एज द कोफैक्टर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। और यहाँ पे जो एंजाइम है जिसके ये कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है दिस एंजाइम इज थ्रोम्बिन। नॉर्मली थ्रोम्बिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजिन, वी ऑल नो कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ द प्रोटीन जो कि अपनी
इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लाइक स्टमक के अंदर एक ऐसी प्रोटीन है पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिक कंडीशन फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन ना आए तब तक वो पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी। इसी तरह से फिब्रिनोजिन इज अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, और ये तब तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर सकती जब तक कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। And the enzyme which is responsible for the conversion of fibrinogen to the fibrin, it is dependent upon the vitamin K। यानी थ्रम्बिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि फिब्रिनोजिन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है, एंड दिस एंजाइम रिक्वायर द विटामिन के एज द कोफैक्टर। सो अगर विटामिन के अवेलेबल नहीं होगा तो थ्रम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं करेगा, और अगर फिब्रिन अवेलेबल नहीं होगी तो इट मीन्स कि जो ब्लड क्लॉटिंग है ये ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं हो सकती। So different vitamins, they can regulate the biochemical pathways by different mechanisms। some vitamins cofactors के तौर पे एक्ट करते हैं, some vitamins antioxidants के तौर पे एक्ट करते हैं, and some vitamins have hormone like activity। तो यहाँ तक आप लोगों का जो लिपिड्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज फिर हम न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करते हैं। कर दूंगी इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स, और इनमें न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, किस तरह से आप न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड से जो है वो डिफरेंशिएट करोगे, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्लियर करना है। सो न्यूक्लिक एसिड्स वी ऑल नो कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का पोटेंशियल रखते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करते हैं। इसके अलावा इनमें जो न्यूक्लिक एसिड की एक स्पेसिफिक टाइप है आरएनए, दे कैन एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। यानी ये डीएनए से जो कोडिंग इंफॉर्मेशन है उस कोडिंग इंफॉर्मेशन को राइबोसोम्स तक लेके आते हैं, और अल्टीमेटली राइबोसोम्स उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स की फॉर्म में जो कि फंक्शनल मॉलिक्यूल्स हैं ट्रांसलेट कर लेते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर के अंदर जो है इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। So first of all, you must have an idea कि nucleotides which are the building blocks of the nucleic acid ये होते क्या हैं। Like इससे पहले हमने अगर प्रोटीन्स को डिस्कस किया है तो वहाँ पे हमने अमाइनो एसिड्स को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक पाया। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया है तो वहाँ पे मोनोसेक्राइड्स वर द बिल्डिंग ब्लॉक। इसी तरह से अगर हमने लिपिड्स के बारे में बात की है तो लिपिड्स में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर द प्रीकर्सर्स ऑफ द लिपिड्स। तो अब यहाँ पे जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में जो आपके पास मोनोमर्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। तो सबसे पहले हम इन न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड में वी हैव थ्री डिफरेंट ग्रुप्स, यानी इन थ्री डिफरेंट ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फर्स्ट वन इज अ नाइट्रोजनस बेस, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, दिस इज एन एडिनिन जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, और इसमें नॉर्मली नाइट्रोजन एटम जो है वो इस शुगर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सो एक तरफ आपके पास नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड इज अ पेंटोज शुगर, और ये पेंटोज शुगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस की थी कि ये राइबोस या डीऑक्सीराइबोस हो सकती है। So first component is a nitrogenous base, second component of a nucleotide is a 5 carbon containing nitrogenous 5 carbon containing pentose sugar, और दूसरी तीसरी तरफ आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड का एसेंशियल कंपोनेंट है दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। सो ये तीन कंपोनेंट्स मिल के एक न्यूक्लियोटाइड को जो है वो जनरेट करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक कंपोनेंट भी मिसिंग है इट मींस दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल अगर फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो हम पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड इज द फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस या एब्सेंस ये न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस जो है से प्रोड्यूस करेगी। तो इन तीन ग्रुप्स का प्रेजेंट होना जरूरी है न्यूक्लियोटाइड को जनरेट करने के लिए। अगर तीनों में से कोई एक ग्रुप भी मिसिंग है इट मींस दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। सो if we are going to specify the bonds and linkages जो कि इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर अवेलेबल हैं, so first of all आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करें कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। यानी ये स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू इकट्ठे जो है वो लिंक करने के बाद एक न्यूक्लियोटाइड को प्रोड्यूस करेंगी। अगर ये विदाउट मेकिंग द बॉन्ड प्रेजेंट होगी इट मींस स्टिल ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है।
सो किन बॉन्ड्स के थ्रू ये आपस में लिंक करती हैं, उन बॉन्ड्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लेते हैं। दिस इज द पेंटोज शुगर, जिसमें द कार्बन नंबर 1, दिस कार्बन नंबर, जिसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप नॉर्मली नाइट्रोजनस बेस के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। एंड नॉर्मली वी ऑल नो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें जो बॉन्ड्स हैं इनको हम टू डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। लाइक मैंने आप लोगों को स्टार्च जब पढ़ाया था या ग्लाइकोजन, तो वहां पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मली जो दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके दरमियान ऑक्सीजन एटम जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में एज अ लिंकर के तौर पे एक्ट करती है। लाइक आपके पास ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ लिंक करने के लिए दरमियान में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये लिंकर के तौर पे एक्ट करेगी। तो इस तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो दो ग्रुप्स को आपस में लिंक करती है। लेकिन समटाइम्स आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स को किसी ग्रुप के साथ लिंक करने के लिए ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन एटम यूज होती है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम ऑफ दिस एडेनिन बेस और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस ये लिंक डेवलप कर रही है विद दिस ग्रुप। सो इस तरह के बॉन्ड को हम ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बल्कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कहते हैं। पहले आप लोगों ने जब कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस किया था तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपने हमेशा इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि एक शुगर का हाइड्रोक्साइल ग्रुप दूसरी शुगर के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो दूसरी तरफ आपके पास सेकंड ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे यूज होगा। सो इस केस में दोनों ग्रुप्स जो हैं ये अपने अपने हाइड्रोक्साइल ग्रुप को यूज कर रहे हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, और दरमियान में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा वो लिंकर के तौर पे एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस केस में जो पेंटोज शुगर है इसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप दूसरी तरफ जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस है उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम या अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह का बॉन्ड जिसमें एक स्पीशी का हाइड्रोक्साइल ग्रुप और दूसरी स्पीशी का अमाइनो ग्रुप ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये वाला जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा इसको आप ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं कहोगे बल्कि इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहोगे। तो अगर यहाँ पे इन बॉन्ड्स को अब हम स्पेसिफाई करें तो वी विल से कि आपके पास जो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, इस न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के दरमियान बॉन्ड है इस बॉन्ड को आप एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कहोगे, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो है ये प्रेजेंट है फॉर मेकिंग द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो अगर इन लिंक्स के दरमियान आप पहला पॉइंट ऑब्जर्व करो तो यू विल कम टू द पॉइंट कि आपके पास जो कार्बन नंबर 1 है पेंटोज की, दिस कार्बन नंबर 1 विल मेक द बॉन्ड विद द नाइट्रोजन एटम ऑफ द प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स, और इस बॉन्ड को हम एन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कहते हैं। इसे बीटा इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है ये अपनी बीटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। सो दैट्स व्हाई इस बॉन्ड को एन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है जहाँ पे एक तरफ आपके पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गई है, वो नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन भी हो सकती है और वो नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन भी हो सकती है, और दूसरी तरफ इसी पेंटोज या आपके पास ये जो शुगर है इसका जो फिफ्थ कार्बन एटम है, दिस फिफ्थ कार्बन एटम इज गोइंग टू अटैच अ फॉस्फेट ग्रुप। तो एक तरफ तो आपके पास जो है वो नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई हुई है, तो एक तरफ आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है और दूसरी तरफ आपके पास ये जो पेंटोज शुगर है इसकी कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, एंड दिस बॉन्ड विल बी ईस्टर बॉन्ड, यानी आपके पास जो फॉस्फेट ग्रुप है बिकॉज इसके एंड के ऊपर यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दिस विल बी द ईस्टर बॉन्ड, जिसे हम फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड भी समटाइम्स कहते हैं बिकॉज यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनाने वाली जो मॉइटी है दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये दो ग्रुप्स जो हैं, ये दो किस्म के बॉन्ड्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉम्बिनेशन बिटवीन दीज थ्री ग्रुप्स, और इन बॉन्ड्स की वजह से जो अल्टीमेटली आपके पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रह सकता है। यानी अगर ये ईस्टर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए या एन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड का जो इंटैक्ट स्ट्रक्चर है वो एज इट इज नहीं रहेगा बल्कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स में कितने आपके पास जो है वो ग्रुप्स अवेलेबल हैं और इसमें कौन कौन से जो है वो बॉन्ड्स के थ्रू ये ग्रुप्स आपस में अटैच हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए।
यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड किया हुआ है कि पायरिमिडीन्स नॉर्मली अपने नाइट्रोजन नंबर 1 को यूज करती हैं फॉर मेकिंग द बॉन्ड विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज एंड सिमिलरली प्यूरीन्स जो है वो नाइट्रोजन नंबर 9 को यूज करती हैं फॉर मेकिंग द बॉन्ड विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो नॉर्मली प्यूरीन्स आर द नाइट्रोजनस बेसिस जिनमें डबल रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड पायरिमिडीन्स के अंदर सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। So purines के अंदर this nitrogen atom और the nitrogen number 9 this is the position जो कि यहाँ पे इस पेंटोज के कार्बन नंबर 1 के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। जबकि पायरिमिडीन्स के केस में यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 1 वो पॉइंट है जो कि यहाँ पे आके अटैच होगी। सो पायरिमिडीन्स और प्यूरीन्स की कौन कौन सी नाइट्रोजन एटम यहाँ पे जो है वो कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये भी आप लोगों को जो है वो क्लियर होना चाहिए। और दूसरी तरफ कार्बन नंबर 5 के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल होगा, ये पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। तो न्यूक्लिक एसिड में अब ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लाइक एक तरफ आप लोगों ने नाइट्रोजनस बेसिस को डिस्कस किया है, दूसरी तरफ पेंटोसिस है और तीसरी तरफ फॉस्फेट ग्रुप है। सो इन ग्रुप्स को अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन ग्रुप्स को जो है वो क्या हम दोनों जो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर हैं आरएनए और डीएनए उनके अंदर ये सेम फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं या कोई वहां पे डिफरेंस अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पेंटोज शुगर को ऑब्जर्व करें तो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट जो पेंटोजेस हैं उनमें एक डिफरेंस हम ऑब्जर्व करेंगे और वो डिफरेंस ये है कि डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है दिस पेंटोज शुगर इज लेकिंग अ ऑक्सीजन एटम एट कार्बन नंबर 2, यानी यहाँ पे जो शुगर है दिस विल बी डीऑक्सीराइबोज। 2 डीऑक्सीराइबोज इसे समटाइम कहा जाता है बिकॉज इस राइबोज की सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जबकि जो राइबोस है वहां पे नॉर्मल यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप अवेलेबल है। इट मीन्स कि ये नॉर्मल राइबोस है, इसमें किसी किस्म की जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी अवेलेबल नहीं है। सो डीएनए के अंदर प्रेजेंट शुगर डीऑक्सीराइबोस है और आरएनए के अंदर प्रेजेंट शुगर राइबोस है। इन दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है वो सिर्फ कार्बन नंबर 2 के अराउंड ही हम ऑब्जर्व करेंगे, बाकी दोनों शुगर्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है, वो आइडेंटिकल है। इसी तरह अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस को हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। अब हम वन बाय वन जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रेजेंट ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करें, जिसमें सबसे पहले मैंने शुगर को एक्सप्लेन किया है एंड सेकंड हम नाइट्रोजनस बेसिस को डिस्कस करने लगे हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस की कितनी क्लासेस हैं और इनमें से कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस जो है वो किस किस न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है। So normally there are two different types of the nitrogenous bases, pyrimidines and purines। So जैसे मैंने अभी बताया कि purines normally हम डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस जितनी भी होती हैं उनको हम प्यूरिन्स की क्लास में जो है वो कैटेगराइज करते हैं और जितनी भी सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस होंगी उनको हम पायरिमिडीन्स की क्लास में क्लासिफाई करेंगे। सो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स इनके अंदर इन रिंग सिस्टम का जो है दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। देर आर टू नाइट्रोजनस बेसिस जिनको हम प्यूरिन्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं एंड दीज आर एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो डबल रिंग सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन जो आपके पास अमाइनो ग्रुप है दिस रिएक्टिव अमाइनो ग्रुप, इस अमाइनो ग्रुप की पोजीशन जो है वो दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे जो नॉर्मली नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ एडेनिन, this amino group is occupied by the carbonyl group in the guanine। so दोनों जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनके अंदर बेशक दो रिंग सिस्टम है, लेकिन उन रिंग के ऊपर जो सब ग्रुप सब्सटीट्यूएंट्स के तौर पे अटैच हैं उनकी वेरिएशन की वजह से हम फर्दर इनको सब क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली 3 नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं इनको पायरिमिडीन्स की क्लास में भी क्लासिफाई किया जाता है। दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द डीएनए और आरएनए। इनको हम साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल इन 3 डिफरेंट जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस को पायरिमिडीन्स की क्लास में क्लासिफाई करते हैं। अब इन 5 डिफरेंट बेसिस में से देयर आर द 4 बेसिस व्हिच आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द डीएनए। लाइक अगर आप डीएनए की बात करो तो डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, दीज आर द 4 बेसिस जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। और इसी तरह से अगर आप आरएनए की बात करो तो आरएनए के केस में साइटोसिन, साइटोसिन के बाद यूरासिल, यूरासिल के बाद गुआनिन एंड एडेनिन, दीज आर द 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो कि
आपके आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो थायामीन या यूरासिल का है। डीएनए के अंदर थायामीन प्रेजेंट होती है, जबकि यूरासिल के अंदर जो मेजर नाइट्रोजनस बेस है, सॉरी आरएनए के अंदर जो मेजर नाइट्रोजनस बेस है, इट इज नॉट थायामीन बल्कि इट इज यूरासिल। सो जस्ट लाइक द पेंटोज शुगर, जहाँ पे आपने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि पेंटोज जो है वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंट होती हैं, इसी तरह से जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनमें प्यूरिन्स का किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आता, लेकिन पायरिमिडिन्स के लिहाज से ये डिफरेंट हो सकते हैं। Like there is one type of the pyrimidine which is specific in DNA, which is specifically present in DNA, जैसे यहाँ पे explain भी किया गया है. And there is a specific type of the pyrimidine which is specifically present in the RNA. So purines जो adenine और guanine है, ये DNA और RNA दोनों में equally जो है वो present होती हैं. इसी तरह से साइटोसिन भी दोनों के अंदर present होती है, लेकिन DNA and RNA they are different from each other with respect to the one pyrimidine only, and this pyrimidine is either thiamine or uracil. सो यहाँ तक हम लोगों ने जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट पेंटोज शुगर और इसके अंदर जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस थी उनको एक्सप्लेन किया है। नो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि इनकी जो नोमेनक्लेचर है वो किस तरह से की जाती है। यानी आपके पास जो है वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट जो नेम्स हैं ये आप बुक में भी ऑब्जर्व करोगे, और इनको जो है वो समटाइम्स आप लिटरेचर में जब आइडेंटिफाई करोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नेम जो है वो नाइट्रोजनस बेस के लिए है, कौन सा नेम न्यूक्लियोसाइड के लिए है, और कौन सा नेम जो है वो न्यूक्लियोटाइड को डिजिग्नेट कर रहा है। सो एडेनिन इज सिंपली अ नेम ऑफ द नाइट्रोजनस बेस जो कि अटैच हो सकती है विद द पेंटोज शुगर और इसी तरह से फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन अगर ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन पेंटोज शुगर के साथ इन कॉम्बिनेशन ऑफ द एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड उस बॉन्ड के थ्रू लिंक हो जाए, तो इट मीन्स कि दिस इज नाउ अ न्यूक्लियोसाइड। सो इस केस में आपके पास एडेनिन और एडेनिन के साथ साथ राइबोज शुगर ये दोनों प्रेजेंट होगी। सो दिस कॉम्बिनेशन विल बी राइबोज, जिसमें जो नॉर्मल 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, उन 3 में से 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। एक आपके पास शुगर होगी 5 कार्बन शुगर राइबोज, और दूसरी तरफ नाइट्रोजनस बेस होगी एंड दे विल मेक द एन बीटा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड। सो इस केस में आप जो स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर यूज करोगे वो एडिनोसिन होगी। So adenosine is not the name of a nitrogenous base, it is the name of nucleoside. सिमिलरली अगर इस एडेनिन और राइबोस के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए, यानी जो न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं इसकी फंक्शनिंग के लिए, वो तीनों कंपोनेंट्स अगर इकट्ठे प्रेजेंट हो तो इस केस में आप इसे एडिनोसिन नहीं कहोगे बल्कि आप इसे एडिनाइलेट कहोगे। सो एडिनाइलेट इज अ न्यूक्लियोटाइड जिसमें आपके पास ये तीनों कंपोनेंट्स एडेनिन राइबोस एंड फॉस्फेट ग्रुप ये तीनों कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। सो सिमिलरली अब बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको भी इसी तरह से नेम कर सकते हैं, लाइक गुआनिन इज द नेम ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, guanosine is the name of nucleoside, and guanylate is the name of nucleotide. Similarly, cytosine is the name of nitrogenous base, cytidine is the name of nucleoside, and cytidylate is the name of nucleotide. यहाँ पे अगर आप प्यूरीन को ऑब्जर्व करो तो प्यूरीन्स में हमने न्यूक्लियोसाइड का जो नेम है इस नेम के एंड में सुफिक्स आइन ऐड किया है, यानी एडिनोसाइन। ये आप सुफिक्स ऐड करने से आप सिंपली इसको डिजिग्नेट कर सकते हो कि दिस इज द नेम ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, और वो न्यूक्लियोसाइड स्पेसिफिकली प्यूरीन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसमें अगर आपके पास जो है वो शुगर राइबोस है तो सिंपली आप इसे एडिनोसिन कहोगे, लेकिन अगर शुगर डीऑक्सी राइबोस है तो यू मस्ट हैव टू स्पेसिफाई कि यहाँ पे आपने डीऑक्सी एडिनोसिन लिखना है। यानी डीऑक्सी एडिनोसिन से आपको ये पता चल जाएगा कि जो इस कॉम्बिनेशन में इस न्यूक्लियोसाइड में जो राइबोस है वो राइबोस 2 डीऑक्सी राइबोस है, यानी इसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली गुआनिन की जो 2-डीऑक्सी वर्जन होगा उसमें आपने यहाँ पे लिखना है कि दिस इज नॉट गुआनोसिन, दिस इज द नेम ऑफ डीऑक्सी गुआनोसिन। तो ये जो डिफरेंट नेम्स हैं इनके थ्रू आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि ये आइदर डीएनए के अंदर प्रेजेंट है या आरएनए के अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है। सो प्यूरिन्स के केस में तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इफ वी विल एक्सप्लेन इन द केस ऑफ द पायरिमिडीन। सो पायरिमिडीन के केस में हम नॉर्मली जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस केस में हम यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजनस बेस होगी उस नाइट्रोजनस बेस के एंड के ऊपर डाइन जो है इसकी सुफिक्स ऐड करके इसको एक्सप्लेन करेंगे।
लाइक साइटोसिन को आप साइटिडाइन कहोगे। इसी तरह से अगर थायमिन होगी तो दिस विल बी थायमिडाइन, यूरासिल होगी तो इट विल बी यूरिडाइन। तो पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स के केस में आपके पास जो एंड के ऊपर सुफिक्स हैं ये डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, ताकि आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सको एक दूसरे से। सो इसी तरह से अगर साइटिडाइलेट एंड यूरिडाइलेट थाइमिडाइलेट, यानी जिस तरह से हमने यहाँ पे एडिनाइलेट यहाँ पे ये सुफिक्स ऐड की थी, वही सुफिक्स हम यहाँ पे ऐड करने के बाद अल्टीमेटली इसको न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड के जो है वो नेम उसकी क्लासिफिकेशन में लेके जा सकते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आप लोगों से एक्सप्लेन किया जाए या किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ये नेम्स दे के पूछ लिया जाए कि ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है या नाइट्रोजनस बेस है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नेम कौन सी जो आपका यहाँ पे एलिमेंट है उसको स्पेसिफाई कर रहा है। तो इसको आप लोगों ने एक बार देख लेना है। दिस इज द टेबल 8.1 फ्रॉम द चैप्टर, जो कि मैं इंशाल्लाह आज एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। तो इस केस में आपके पास इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। लाइक पीछे आप लोगों के सामने जो है वो सिंपली इनका जो है वो एक नेम इस तरह से एक्सप्लेन किया गया था, जैसे यहाँ पे डीऑक्सी एडिनाइलेट। सो डीऑक्सी एडिनाइलेट को समटाइम डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट भी कहा जाता है। लाइक अगर आप इसके नेम की तरफ जाएं तो इस नेम में आपको दोनों तरह के जो कॉम्बिनेशन है उनको एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। डीऑक्सी एडिनोसिन जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड को डेसिग्नेट कर रही है, यानी ये बता रही है कि आपके पास यहाँ पे ये न्यूक्लियोसाइड है, और दूसरी तरफ जो 5 फॉस्फेट है ये 5 फॉस्फेट डेसिग्नेट कर रही है कि इस न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ यहाँ पे 5th पोजीशन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप भी अवेलेबल है। तो न्यूक्लियोटाइड के नेम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो पीछे आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया ना, कि आप सिंपली यहाँ पे डीऑक्सी एडिनाइलेट या एडिनाइलेट लिख के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इस आप इस एडिनोसिन के नेम के आगे 5 फॉस्फेट लिख दो तो स्टिल यू कैन कन्वर्ट दिस नेम इनटू द नेम ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। यानी एडिनोसिन के आगे अगर आप 5 मोनोफॉस्फेट लिख दो तो इट मीन्स कि इस एडिनोसिन के साथ 5th पोजीशन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका है। So it means it is not now a nucleoside, it is a nucleotide. So these are the different representations of the names of the nucleotide. For example, deoxyadenylate, deoxyadenosine, 5 monophosphate, और इसी तरह से आप इसको जो है वो सिंबल A, इसी तरह से DA means it is a deoxy एडिनोसिन, और अगर आप इसको DAM रिप्रेजेंट करोगे इट मींस इट इज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो दीज आर द 3 डिफरेंट सिंबल्स जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर द नाइट्रोजनस बेस, फॉर द एडिनोसिन एंड फॉर द न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोसाइड्स, इनके नेम्स के साथ साथ इनकी जो डिफरेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, और ये भी आप लोगों के चैप्टर में से है, तो इसकी भी आप लोगों ने एक दफा प्रैक्टिस जरूर करनी है अलॉन्ग विद दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये राइबोज का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट नहीं। तो यहाँ पे आप लोग स्पेसिफिक टाइप आपका नाइट्रोजनस बेस जो है सिंपली यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके ACT या यू जोन सी भी नाइट्रोजनस बेस है उसको सिर्फ आप उसकी जो है वो सिंबल के साथ लिख दोगे, बाकी नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स करने की जरूरत नहीं है। सो इन एडिशन टू दी स्टैंडर्ड बेसिस जो कि मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, जो कि डीएनए या आरएनए का पार्ट होती हैं। समटाइम्स देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द माइनर बेसिस। माइनर बेसिस ऐसी होती हैं जो कि समटाइम्स जो है वो किसी किसी जगह पे प्रेजेंट होती हैं, और इन माइनर बेसिस के जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर डीएनए के अंदर जो साइटिडीन है उसकी मिथाइलेशन हो जाए और ये 5 मिथाइल साइटिडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो दिस नाइट्रोजनस बेस, दिस माइनर नाइट्रोजनस बेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। यानी डीएनए का आपके पास जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए मिथाइलेशन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। एंड समटाइम्स जो साइटिडीन है, जो साइटोसिन रेसिड्यूज हैं, इन साइटोसिन रेसिड्यूज के ऊपर आपके पास जो है वो मिथाइल ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, और ये मिथाइल ग्रुप नॉर्मली 5th पोजीशन के ऊपर अटैच होता है। सो 5 मिथाइल साइटिडीन इज अ माइनर नाइट्रोजनस बेस, और इस नाइट्रोजनस बेस का जो सोल पर्पस है वो जीन्स के एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करना है। इसी तरह से आपके पास नॉर्मली N2 मिथाइल गुआनोसिन है। N2 मिथाइल गुआनोसिन मींस के जो नॉर्मल आपके पास गुआनोसिन है इसके जो सेकंड पोजीशन है, दिस
सेकंड कार्बन एटम, इस सेकंड पोजीशन के ऊपर जो अमाइनो ग्रुप है, इस अमाइनो ग्रुप के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। दैट्स व्हाई हम इसे N2 मिथाइल गुआनोसिन कहते हैं, बिकॉज जो सेकंड पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है उस अमाइनो ग्रुप की मिथाइलेशन होगी। सो गुआनोसिन के बारे में तो हमें पता है कि गुआनोसिन जो है वो डीएनए या आरएनए का जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ये अटैच होकर डीएनए या आरएनए की जो बायोसिंथेसिस है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। But what is the role of this minor base, this substituted base, this N2 methyl guanosine? ये जो N2 methyl guanosine है ये नॉर्मली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी जब आपका जो डीएनए है उस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी और उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो उस मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग यानी उस मैसेंजर आरएनए में से जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं उन नॉन कोडिंग रीजन्स को रिमूव करने में ये जो बेस है नाइट्रोजनस बेस N2 मिथाइल गुआनोसिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर्स पढ़ोगे तो वहां पे आप लोग देखोगे कि किस तरह मैसेंजर आरएनए में से कोडिंग रीजन्स को वहां पे रहने दिया जाता है और नॉन कोडिंग रीजन्स को रिमूव किया जाता है। तो वहां पे आप लोग ये पॉइंट डिस्कस करोगे कि नॉर्मली जो N2 मिथाइल गुआनोसिन है दिस इज द साइट जहां पे जो ये कैटालिटिक मैकेनिज्म है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का, ये मैकेनिज्म वहां से इनिशिएट होता है। सो इन डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस को एक्सप्लेन करने का मकसद सिर्फ ये है कि इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड नाइट्रोजनस बेसिस जो कि डीएनए या आरएनए का पार्ट है, sometimes these minor nitrogenous bases they also play some important role inside the body. So ये कौन कौन से रोल्स प्ले करनी है और वो मैंने इन टू एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। सो इन डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस के आप लोगों को नेम और इनके फंक्शंस जो हैं ये पता होने चाहिए। Similarly, there are some modified nucleotides inside the body. Like अगर आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी विच इज द न्यूक्लियोटाइड जिसमें आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन विच इज अटैच विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ द राइबोज शुगर एंड कार्बन नंबर 5 पे नॉर्मली जो एक फॉस्फेट ग्रुप होता है उस एक फॉस्फेट ग्रुप की जगह यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। दैट्स व्हाई इसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की बजाय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, which means कि इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अवेलेबल। सो देयर इज एन एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज जो कि इन 2 फॉस्फेट ग्रुप्स को जो कि टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर अटैच हैं इन 2 फॉस्फेट ग्रुप्स को यहाँ से रिमूव करेगा और इन 2 फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराने के बाद ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, this phosphate group is going to make a bond with the hydroxyl group attached with the carbon number 3 of ribose. So normally जो phosphate group है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये कार्बन नंबर 5 ऑफ राइबोज के साथ प्रेजेंट होता है, लेकिन इस स्पेसिफिक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप एक तरफ कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट जो हाइड्रोक्साइल है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और दूसरी तरफ ये कार्बन नंबर 3 पे मौजूद हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह के न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं कि दिस इज एडिनोसिन 3,5 साइक्लिक मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे आपके पास ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये साइक्लिक मैनर में 2 डिफरेंट इस रिंग के साथ नाइट्रोजन आपके पास जो पेंटोज शुगर है उसके 2 डिफरेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। सो दैट्स व्हाई इसे हम समटाइम्स साइक्लिक एएमपी भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप 2 डिफरेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के साथ साइक्लिक मैनर में इन्वॉल्व है। तो अगर यहाँ पे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिक मैनर में प्रेजेंट है तो आप इसे साइक्लिक एएमपी कहोगे और अगर यहाँ पे गुआनोसिन अवेलेबल होगा तो इट विल बी साइक्लिक जीएमपी। सो इन जो आपके पास मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स का बॉडी में क्या फंक्शन है, ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स जो मैंने ऊपर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए हैं दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर दी कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी ये डीएनए या आरएनए के प्रिकर्सर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। लेकिन ये जो आपके पास मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। यानी नॉर्मली जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टीरॉयड हार्मोन्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं दे ट्रेवल टू दी सेल और सेल में जाके ये स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के साथ बाइंड करते हैं। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द हार्मोन्स जो कि पेप्टाइड हार्मोन हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़े हुए रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये रिसेप्टर जब इन लिगेंड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है तो नॉर्मली ये अंदर जाके इन सेकेंडरी मॉलिक्यूल या सेकेंड मैसेंजर की जो कंसंट्रेशन है
उसको इंक्रीज करना शुरू कर देता है, यानी साइक्लिक एएमपी की अमाउंट को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। दिस साइक्लिक एएमपी बिकॉज इट इज अ सिग्नल मॉलिक्यूल, तो ये सेल के अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स को एक्टिवेट या मल्टीपल प्रोटीन्स को सुप्रेस करने का पोटेंशियल रखता है। तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स का रोल सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में ही नहीं है, बल्कि इनके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स भी हैं। ये सेकेंड मैसेंजर के तौर पे भी एक्ट करते हैं, और जो जो न्यूक्लियोटाइड सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड, दीज आर दी मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। इनका स्ट्रक्चर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। सो बच्चों, साइक्लिक एएमपी के स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन अगर आप लोगों को है तो पूछ लें।